अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम या आवाम कहना चाहिए, वो बड़ी जज्बाती है। वो मुल्क से मोहब्बत भी करती है तो जज्बाती होती है। अदारों से, फौज से मोहब्बत करती है, उस वक्त भी वो जज्बाती होती है। इसी अवाम में से जब सियासतदान बनते हैं तो वही फिर जज्बातियत उस वक्त भी गालिब आ जाती है। इसी जज्बात में बाज़ दफ़ा हमारे सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो या चाहे अपोजिशन में हो, बाज़ ऐसी बातें कर जाती हैं जो कर कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल तौर पे फिर उनको देखा जाता है, सुना जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आजकल जिस तरह इमरान खान साहब हैं, अभी उनकी हुकूमत गई है, गिरा दी गई है, साजिश हुई है या अंदरूनी मुदाखलत हुई है, ये बहरहाल ये तो तारीख दान ही फैसला करेगा इसका, क्योंकि इस वक्त तक कभी फैसला नहीं हो सक रहा। इसी तरह हमारे जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, ये भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। बहुत सारे मामलात जो दीगर ममालिक में हैं, फाम व तफहीम सुलह से, प्यार और मोहब्बत से हल हो जाते हैं, ताकि फिर मुल्क तरक्की करते हैं। अब आजकल जो सोशल मीडिया पे है या सरकारी मीडिया है या अखबारात में है, अदारों के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खूब चर्चा हो रहा है। बहरहाल इसलिए तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान आ जाते हैं, बताते हैं कि भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमें सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यही लेके आते हैं, यही गिराते हैं। बहरहाल ये कहाँ तक सच्चाई है, ये भी तारीखदान ही लिखेगा, लिख लेते हैं तारीखदान कि हमारे सियासतदान किस किस तरह आजकल बरजमान हैं अपनी हुकूमतों पर या हुकूमतों पर रहे हैं। स्वीडन से हैं अब्दुल कयूम साहब, अच्छी बात करते हैं, तबसरा कर लेते हैं। मैं सबसे पहला सवाल उनसे करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब को आकर कुछ कहना पड़ा, इसका मकसद क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नसीर साहब। आपका शुक्रिया कि आपके जो तबसरे लोग पसंद करते हैं, आप बाहर बैठे हैं, देखते हैं बैन अवी हालात, पाकिस्तानी हालात, और ख़ास तौर पे आजकल जो चहम गोइयाँ हो रही हैं, चपकलिश बढ़ रही है हमारे कानून दानों पर, हमारे अदालती निज़ाम पर। तो चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहना पड़ा है कि हमने क्यों अदालतें खोली थी। जी जी सही बात है। चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो प्रेसिडेंट साहब ने जो रेफरेंस इनको भेजा था कि 63A है गालबन, जी कि ये लोग जो पार्टी से मुनर्रफ हो के दूसरी पार्टी के साथ मिलके तो इमरान साहब की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने वोट डाला, तो वो केस पड़ा हुआ था। जी लोगों ने एतराज किया था जी कि इतने अरसे से एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने केस भेजा सुप्रीम कोर्ट को और उसको कोई अहमियत नहीं दी जी गई। ये एक सवाल था पाकिस्तान के तमाम यानी पढ़े लिखे अदारे जो हैं या लोग जो हैं या वकील हैं या गवर्नमेंट के पुराने लोग हैं या सियासतदान हैं, ये इन्होंने इतराज किया था और ये इतराज मेरे ख्याल में किसी लिहाज से सही था। जी अगर सियासतदान नसीर साहब रात को जाके 12 बजे या 10 बजे जाके एप्लीकेशन एक देता है कि मेरे खिलाफ ये हो गया, ये ज्यादती हो गई, तो सुबह सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है। जी ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है। यहाँ मैं एक बात अभी स्वीडन की बात करने वाला हूँ। इसमें स्वीडन का ये होता है कि जो शख्स आके केस एंटर करता है किसी का भी, वो लाइन लगाते हैं, अच्छा 1 2 3 है। अच्छा कभी कोई तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ ही नहीं सकता। स्वीडन का एक ऐसा सख्त कानून है कि ये लोग हर चीज मेरिट के ऊपर ठीक सुनते हैं, देखते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि हम लोग अगर जहां भी जाते हैं वो मेरिट के ऊपर होता है। आप कोई हो, वो आप लाइन लगानी ही पड़ेगी, चाहे बैंक है, चाहे ट्रेन है, चाहे जहाज है, सब लाइन लगानी पड़ेगी और आपके मेरिट के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर कोई बड़ा सियासतदान रात को जाता है, उसका केस वो लगा होता है, जबकि आम लोगों के केसों को तो वो लिफ्ट ही नहीं देते, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, उनको सुनते ही नहीं है। तो एक महीने से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का केस नहीं सुना गया। तो अभी वो आज मैं देख रहा था कि वो चीफ जस्टिस को एक बात क्लियर करनी पड़ी अच्छा कि क्यों 12 बजे रात को हमने अदालतें खोली। तो चूंकि उनके ऊपर एक प्रेशर था पाकिस्तान के लोगों का, सियासी पार्टियों का, बाहर के लोग जो रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक है कि हम बोले पाकिस्तान की फेवर में बोलते हैं। हम लोग, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान की फेवर में बोलते हैं। तो उसने क्लियर बताया कि जी वो 16 जजों में से 12 जज मुझे कह रहे थे
कि ये जो डिप्टी स्पीकर है उसने गलत फैसला दिया है, ये कानून की खिलाफवर्जी हुई है, तो इसको रेक्टिफाई किया जाए। लेकिन लोगों ने फिर सवाल उठाया कि रात को 12 बजे क्यों, ये सुबह भी हो सकता था। तो वहां अभी भी लोगों को शक है कि रात के 12 बजे क्यों हुआ भाई, कोई पाकिस्तान कोई बिकने वाला था या पाकिस्तान टूटने वाला था। तो ये चीजें नसीर साहब जो हमारे मुल्क में हो रही है उसको प्रेशर डाला गया, तो ये चीज आज चीफ जस्टिस ने कही। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपके नज़र में, या बाज़ लोग कहते हैं कि अगर वो 63A उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो मुमकिन है कि उसी वक्त अगर एक्शन लिया जाता सो मोटो, तो ये नौबत यहाँ तक ना आती, क्योंकि पाकिस्तान तो जैसे का वैसा ही है जिस तरह 1 महीने पहले था। तब्दीली भी आ गई। तो आप क्या सोचते हैं कि ये लोग जो तबसरा कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन फौरी तौर पे लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था। लेकिन आप नसीर साहब आप देखें, एक प्रायोरिटी होती है किसी स्टेटस की। एक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, मैं आप होते तो ठीक है, हमें हमें कोई परवाह भी ना होती और हमारे केस को सुनता भी ना, हम बोलते भी ना। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क के हालात को देखकर उसने एक केस रेफर किया कि ये मुल्क जो है ये डमाडोल ना हो जाए, तो इसके ऊपर फौरन इसकी तशरीह की जाए, इसको ताकि वो तमाम लोग जो उधर भाग के चले गए थे, भागी हो गए थे, उनको वो डिस्क्वालीफाई कर देते। और मुझे पक्का यकीन था कि ये जो कुछ हुआ, एक गवर्नमेंट को उठा के दूसरी एक लोगों को गठा करके उनको गठा किया गया, तो ये काम करवाया गया। अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात इधर आने के बजाय 12 बजे उधर बैठ के डिसीजन दे देती तो मसला ही खत्म हो जाता, कभी भी इसकी इमरान की हुकूमत की गवर्नमेंट ना गिरती। और जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस में अभी फंसा हुआ है नसीर साहब, ये पाकिस्तान एक क्राइसिस में फंसा हुआ है। ये कभी भी गवर्नमेंट जो नई आई है जिसको बिठाया गया है, सारी दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं, हम तो पाकिस्तान की बातें पढ़ के तो बोल रहे हैं। तो जो अभी फंसा हुआ है जिस क्राइसिस में पाकिस्तान, ये निकलने वाला नहीं है अनलेस नए इलेक्शन नहीं करवाएंगे, फिर पता लगेगा पानी का पानी और दूध का दूध। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस केस को क्यों सीरियसली नहीं लिया, इसी के ऊपर लोग जो है ज्यादा बोल रहे हैं। ये बताइएगा कि अंपायर की जो उंगली होती है वो इमरान खान की आज़ाद है, तो कल भी वो अपने जलसे में एबटाबाद बोले हैं, तो वो क्यों खिंचे खिंचे रहने लगे शुरू हो गए हैं? क्या ऐसी ज्यादती उनके साथ हो गई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए हैं? फिर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन आना पड़ा आगे कि हमें सियासत में ना लेके आया जाए। मरियम साहबा भी बोली हैं, ये भी बोले हैं, हालांकि इनको चाहिए था, हिकमत का तकाजा ये हालात जिस तरह आप कहते हैं कि राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कम अज़ कम सियासतदानों को अपने अदारों पर तो उंगली ना उठानी चाहिए। आपकी सही बात है, लेकिन जब कहीं नसीर साहब जब कहीं ना इंसाफी होती है पाकिस्तान के अंदर, आप रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, यहाँ यूरोप में हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कोई किसी के साथ ज्यादती कर ही नहीं सकता। हाँ करेगा, लोग करते हैं तो फिर उसका इंसाफ मिलता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लोगों को इंसाफ मिल जाता है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो मुझे पक्का यकीन था कि जैसे घंटों के अंदर तेजी के साथ लोगों को मरोड़ मराड़ इधर उधर करके रात को 12-1 बजे जाके असेंबली में उसके खिलाफ वोट डाल दिया। रूल ऑफ लॉ एक चीज है कि इसका ये होता है कि गवर्नमेंट सही चल रही है, अगर उसके बंदे भाग गए तो चीफ जस्टिस डिसीजन देता कि गलत भागे हैं, लिहाजा गवर्नमेंट चलती रहेगी। अभी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने एबटाबाद में कल बयान दिया, या इससे पहले भी उसने क्या कहते हैं वो ढकी छुपी तरीके से वो बातें कर रहा था, बहुत अरसे से कर रहा है। और बाकी लोग सियासतदान इससे पहले इसने जो बात की, और आपके एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, चलो नाम हम भी लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने आके बताया कि हमें मत घसीटो। लेकिन अगर वो जैसे उन्होंने ये बयान दिया कि हम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए नसीर साहब। जब मुल्क क्राइसिस में आता है तो फिर मैं आप सब बोलेंगे जी हम तो न्यूट्रल है, तो मुल्क को कौन ठीक करेगा, मुल्क को कैसे क्राइसिस से निकालेंगे? वो कश्ती डूब रही है और मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं भी इसको नहीं बचाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो फिर तो डूब जाएगी ना कश्ती। तो कश्ती को बचाने के लिए ये जो सिक्योरिटी अदारे बनाए जाते हैं, इनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान अपने मुल्क को बचाओ,
वो किसी भी क्राइसिस में जब मुल्क आ जाता है तो फिर सिक्योरिटी इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने मुल्क की सलामती। एग्जिस्टेंस, इंटेग्रिटी या उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। तो यहाँ न्यूट्रल का जो हर्फ इस्तेमाल हुआ था उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया में, सोशल मीडिया में, सियासतदानों ने या पढ़े लिखे लोगों ने, जो 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 आप कहें कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद किया कि न्यूट्रल क्या बात होती है। डिफेंस फोर्सेस का मतलब क्या? न्यूट्रल। अगर वो बाहर से अटैक हो जाता है, मुल्क तबाह और लोग कब्जा कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल है। इस बात के ऊपर ये सियासतदान बोले और कल जो उन्होंने आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दिया है उसमें सिर्फ ये आदमी नहीं है, उसमें नवाज शरीफ की बेटी ने तो खुल के बयान दिए हैं जनरलों के खिलाफ। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि नवाज शरीफ ने और आपके पहले प्रेसिडेंट जो था उसने फौज को तो कैसे कैसे बयान दिए, वो तो बगावत या आप कहें कि गद्दारी के जमरे में आते हैं। एक सदर आपके रिटायर्ड ने बोला कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आर्मी के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ एक रिटायर्ड सदर ने बयान दिया था जो कि गद्दारी के मुकदमे में आता है, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आपके नवाज शरीफ ने हजारों बयान दिए। आपके कराची में ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए फौज के खिलाफ। और कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे खतरनाक बयान दिए थे। एक सियासतदान यहाँ तक बोला कि हम तो तुम्हारे तो बच्चे इधर ही है, बेशक तुम भाग दे। तो ये सब चीजें ये मुल्क के अंदर होती रही है नसीर साहब, किसी ने इसका दावा नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई नहीं की या कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो तभी वोट शेयर हो गए। ये सारे शेयर वैसे तो नहीं ना बन गए सियासतदान। ये अगर कानूनी कार्रवाई की जाती करप्शन के खिलाफ तो मुझे यकीन था कि 75 साल में तो कुछ हो जाता ना, किसी ने नहीं की। तो तभी पाकिस्तान उनका डमाडोल, अभी अभी मैं आपको ध्यानदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त डमाडोल है। इसका मदावा, इसका जवाब यही है कि इमीडिएटली इलेक्शन करवा के सबको न्यूट्रल कर दिया जाए, एक नई सेटअप तैयार किया जाए 3-4 महीने के लिए, और फिर जो जीतता है वो जीता है। लेकिन वक्ती तौर पे ये जो नए लोग आए इनको तो पता ही नहीं है हमने करना क्या है। इनको तो कुछ ये चूंकि ऐसे ही ठोसे गए हैं हमारे ऊपर, तो इनको तो पता भी नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा। और ये भी धमकियां मार रहे हैं। आपको पता है आपका वजीर आजम ने कल कितनी खतरनाक धमकियां दी है। और धमकियां एक पुराने या आप कहें कि एक्स वजीर आजम को दी है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो जब ये हालात पैदा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मुल्क क्राइसिस में है। और मुल्क अभी क्राइसिस में है। इसका हल आपके अदारे अगर इस काबिल हैं कि देख लें कि हमारी कुश्ती कहीं डूब ना जाए, तो उसका हल ये है कि इमीडिएटली इलेक्शन करवा दिए जाए। क्योंकि हाजिर सर्विस के ऊपर भी तनकीद कर दी जाती है। आजाद सादक जो साबिक स्पीकर रहे हैं, मंजे हुए सियासतदान है, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था, अभिनंदन जो पायलट गिरफ्तार किया था इमरान हुकूमत ने, जब उसको वापस कर रहे थे तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके कहा था कि इनकी तो टांगें जो कांप रही थी, तो फिर मजबूरन उसको वापस करना पड़ा। बहरहाल सियासतदानों को चाहिए कि अब पहले सोच लिया करें, फिर बोला करें अपनी अफवाज के मतलब, अपनी स्टैब्लिशमेंट के मतलब, अपने अदारों के मतलब। और कुछ बताइएगा कि आपने कहा कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे इंतजामात है नहीं, तो जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये कैसे हो सकता है? देखें ना नसीर साहब, ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का एक सरबरा प्रेसिडेंट कहता है कि इलेक्शन हमने करवाने हैं, और एक इलेक्शन कमिश्नर जिसको उन्होंने, एक जज होता है गालबन, और उसको उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दी होती है, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो जब गवर्नमेंट के अदारे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हम उसको नाम देते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या बाकी अदारे कहें कि हमने इलेक्शन करवाने इस मुल्क के लिए करवाने, तो एक इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों बोल रहा है? उसको पता है कि ये कौन आदमी है। ये मैं, जैसे हमने 1-2 प्रोग्रामों में मैंने बोला कि ये सब सिफारशी लोग हैं, ये सब सिफारशी है, हकीकत में सिफारशी लोग हैं। ये इन्होंने पॉलिटिकल जो सेटअप है, ये खुद अपनी मर्जी से बंदे चुनते हैं। चीफ जस्टिस कौन रखेंगे, इलेक्शन कमिश्नर कौन रखेंगे, फलां बंदा गवर्नर कौन रखेंगे, ताकि वो हमें सपोर्ट देगा नीचे से, तो हमारी कुर्सी जो है वो बैठी रहेगी। किसी जमाने में वजीर आजम ने कहा था कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, तो जो उसका असर हुआ था वो भी दुनिया ने देख लिया था। ये तकबर होता है बहुत बड़ा, और अल्लाह ताला तकबर को पसंद नहीं करता। तो ये
मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये चीफ जस्टिस का काम है कि उसके बयान के ऊपर ये एक्शन ले कि क्यों भाई, जब हम कहते हैं कि इलेक्शन करवाने हैं तो तुम्हारी क्या जरूरत, तुमने क्या खुद इलेक्शन करवाने हैं? पाकिस्तान के अंदर अदारे हैं जिन्होंने करवाने हैं, पाकिस्तान के अंदर एक सेटअप है जिन्होंने सब कुछ सेटल करना है, ये तो एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में इसी तरह की चीजें हैं जो नसीब साहब सीधी नहीं हो रही पाकिस्तान से, और आज इतना अरसा गुजर चुका है, अभी वक्त आने वाला है कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि अभी वक्त आने वाला है कि बहुत सारे मामला अभी सेटल होने वाले हैं, बहुत सारे मामला सेटल होने वाले हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है। जहाँ भी पाकिस्तानी है वो उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तानी अवाम की तरफ है, पाकिस्तानी हुक्मरान की तरफ है। महंगाई का जिन जोन सा है वो बोतल से निकल चुका है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्वीडन में बैठ के बड़े ही प्यारे अंदाज में हमदर्दाना तौर पे पाकिस्तानी हुक्मरानों को बताते हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलना पड़ेगा, जिस तरह दीगर ममालिक में चला जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।